एट इक्विलिब्रियम कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी, जब फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट बराबर होता है, डेल्टा जी 0 होता है। यहाँ पे कैरीड आउट इन क्लोज वेसल, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, कैन बी अप्रोच फ्रॉम बोथ द साइड्स, कांस्टेंट कंपोजिशन, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये सब तेज अचीव करने में मदद कर देता है इक्विलिब्रियम स्टेट को कम टाइम में। इक्विलिब्रियम स्टेट 3 फैक्टर से अफेक्टेड होती है, जो कि आगे हम ली-चाइटले प्रिंसिपल में पढ़ने वाले हैं। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम स्टेट, इसी को ली-चाइटले प्रिंसिपल यहाँ पे बोलते हैं। नंबर पहला है कंसंट्रेशन। अगर यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं रिएक्शन का, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो फॉरवर्ड रेट अगर मुझे बढ़ाना है, मुझे अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो मैं क्या करूं कंसंट्रेशन को लेके। आप यहाँ पे फॉरवर्ड रेट बढ़ाने के लिए रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाइए, हाइड्रोजन की बढ़ाइए, 1:3 में बढ़ाइए, जिससे कि यहाँ पे आसानी से रिएक्शन हो सके ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। या फिर आप जब इसको आप इंक्रीज कर रहे हो इनकी कंसंट्रेशन को, तो बनेगा क्या, अमोनिया। अमोनिया अब बैकवर्ड टूटेगा इसमें, तो आप क्या करो, अगर बैकवर्ड रेट को स्लो करना चाहते हो, इसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दो बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो कई बार आपने पढ़ा होगा हेबर्स प्रोसेस में लिखा होता है इंटरमिटेंट रिमूवल ऑफ अमोनिया। वो इसीलिए होता है कि इसको हम रिमूव करते रहें, सेव करते रहें, जिससे ये टूटे नहीं। दूसरा, जब इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी तो बैकवर्ड रेट क्या हो जाएगा, कमजोर। फॉरवर्ड रेट इसके कंपेरिजन में बढ़ गया, अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, और इसलिए इसको रिमूव लगातार किया जाता है। तो फॉरवर्ड रेट आपको बढ़ाना है तो क्या करना है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाइए, अमोनिया की कंसंट्रेशन को क्या कर दीजिए, कम, और इंटरमिटेंट इसका रिमूवल करते रहिए। कंसंट्रेशन कम करने का यही मतलब है। बैकवर्ड रेट अगर आपको बढ़ाना है, आपने कहा नहीं इसके डिकम्पोजिशन को हमें बढ़ाना है, हमें नाइट्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, किसी हाइड्रोजन फ्यूल की तरह यूज करनी है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की तरह यूज करनी है, तो आप उल्टा करोगे। उल्टा करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अमोनिया की कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसको बढ़ा दीजिए, और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि मैं इसको रिएक्टेंट और इसको प्रोडक्ट मान के चल रहा हूँ शुरू से। तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड रेट बढ़ जाएगा, और इसकी कंसंट्रेशन लगातार आप रिमूव करते रहिए तो भी बैकवर्ड रेट आपका बढ़ जाएगा। क्या ये क्लियर है? सेकेंड आइए टेम्परेचर। टेम्परेचर को लेके यहाँ पे कुछ बातें जो होती हैं, वो ये 2 लाइन गोल्डन स्टेटमेंट्स हैं जो आपको मदद करेंगे सब कुछ सीखने में। लीच एटलियर ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर आप हाई टेम्परेचर करते हो तो एंडोथर्मिक प्रोसेस चलेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन चलेगा। लो टेम्परेचर करते हो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन चलेगा, यानी कि हीट को डिस्ट्रॉय करना है। अब कैसे पहचाने कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक है, तो उसके लिए 2 मैंने कन्वेंशन यहाँ लिखे हैं जो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे अगर पहले क्या होता था, पुराने टाइम में ओल्ड कन्वेंशन में मैटर और यहाँ पे एनर्जी को अलग अलग नहीं किया जाता था, साथ में लिखी जाती थी मैटर और एनर्जी। तो यहाँ पे प्लस करके हमें लिखना पड़ता था एज अ प्रोडक्ट कि भाई ये और बना। तो ये ओल्ड कन्वेंशन है। ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पे अगर इसी रिएक्शन को मॉडर्न कन्वेंशन में लिखें तो मैटर और एनर्जी को अलग कर दिया। तो यहाँ पे आप देखो ये माइनस करके लिखा हुआ है और यहाँ प्लस करके लिखा है, तो दोनों के अंदर यहाँ पे ये अंतर है कि दोनों ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैं। बट आज के टाइम में हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन कल को इस पे आ गया तो आपको समझ में आना चाहिए ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक, क्योंकि अमोनिया हीट एब्जॉर्ब करके। फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है। जब रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं तो कोई एक एक्सोथर्मिक होती है और दूसरी एंडोथर्मिक होती है। तो यहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, बैकवर्ड इज एंडोथर्मिक। तो फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे एक्सोथर्मिक है क्योंकि हीट निकल रही है, माइनस का मतलब हीट इवॉल्व्ड। तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो गया, ऑटोमेटिकली एंडोथर्मिक हो गया। और यहाँ पे आपसे कहा हाई टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन, मुझे अमोनिया का रेट बढ़ाना है, मुझे अमोनिया चाहिए, तो अमोनिया बढ़ाने के लिए मैंने चेक किया है यहाँ पे ये रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। तो मैं क्या रखूंगा, लो टेम्परेचर। हेबर्स प्रोसेस की कंडीशन याद करिए, टेम्परेचर शुड बी लो लिखा जाता था वहां पे। वो क्यों लिखा जाता था, वो इसी बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू ली-चाइटले प्रिंसिपल। हाँ, मुझे डिकम्पोजिशन करना है तो मुझे हीट चाहिए, तो मुझे हीट में सप्लाई करूंगा, बैकवर्ड रिएक्शन जो एंडोथर्मिक है वो फेवर हो जाएगा। तो हाई टेम्परेचर में करता हूं तो अमोनिया डिकम्पोज होगा, और मैं लो टेम्परेचर यहाँ पे रखता हूं तो अमोनिया की फॉर्मेशन फेवर होगी। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देयरफॉर लो टेम्परेचर फेवर्स a process and high temperature favors backward reaction, that is decomposition of ammonia, because backward reaction is endothermic. क्लियर है ये बात?
ऐसे आप किसी भी एग्जाम्पल पे लगा के देख सकते हैं, बशर्ते आप उस रिएक्शन को चेक करिए कि वो एक्सोथर्मिक फॉरवर्ड रिएक्शन में है या बैकवर्ड रिएक्शन में। एंडोथर्मिक कौन सा प्रोसेस है। एक रिएक्शन आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसका उल्टा वाला बिल्कुल रिवर्स होगा। जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन या एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होता तो बैकवर्ड क्या हो जाता, एक्सोथर्मिक। इसका एक एग्जाम्पल समझिए एंडोथर्मिक का। अगर हम इस रिएक्शन को देखें, NO नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे हैं तो ये हीट एब्जॉर्ब करके चल रहा है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन या ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से लिखा हुआ है मैंने, आप चाहे तो हीट को यहां लाके लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे, ये दोनों ओल्ड कन्वेंशन है। चाहे हीट ऐसे लिखी हो चाहे हीट यहाँ पे प्लस करके लिखी गई हो। तो ये एंडोथर्मिक कौन सी रिएक्शन हुई, फॉरवर्ड। और बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो गई, एक्सोथर्मिक। क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन में टूटेगा तो क्या होगा, हीट लिबरेट करेगा, और फॉरवर्ड रिएक्शन एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं हाई टेम्परेचर रखता हूं तो कौन सा रिएक्शन चलने वाला है, फॉरवर्ड। क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो हाई टेम्परेचर फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। और लो टेम्परेचर कौन सा रिएक्शन फेवर करेगा, बैकवर्ड, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन आपका क्या है, एक्सोथर्मिक। इसके बाद आता है प्रेशर। प्रेशर के टर्म्स में अगर बात करें तो टेम्परेचर हमें यहाँ पे कांस्टेंट रखना पड़ेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं तो हमें पता है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। अब मैं यहाँ दो तरीके आपको सिखाऊंगा कि प्रेशर के इफेक्ट को एनालाइज करने के। देखिए, हाई प्रेशर हमेशा इक्विलिब्रियम को उस तरफ शिफ्ट करेगा जहां पे डिक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है, जहां पे डिक्रीज इन वॉल्यूम होता है। एक तो ये याद रखो, और ठीक इसका उल्टा नीचे लिखा है, लो प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हिच इज अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो ये दो बातों को हम अप्लाई कैसे करें, उसके लिए हमें डेल्टा एन आना चाहिए। व्हाट इज डेल्टा एन, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। गैसियस मोल्स, सॉलिड लिक्विड नहीं लेने, ओनली गैसियस मोल्स माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, गैसियस मोल्स का करना है, डेल्टा एन निकालना है। और अब समझते हैं एग्जांपल से कैसे चलना है। केस 1, अगर मैं ये रिएक्शन लेता हूं या नीचे वाला रिएक्शन लेता हूं तो इन दोनों रिएक्शन में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा एन क्या है, 0। डेल्टा एन 0 है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे भी 2 मोल है तो 2 मोल की वॉल्यूम क्या है, सेम होगी, 22.4 इंटू 2 एसटीपी मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपका यहाँ भी 2 मोल है तो इसकी भी वॉल्यूम बराबर होगी। जब दोनों की वॉल्यूम बराबर है तो प्रेशर का क्या इफेक्ट रहेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रेशर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। जब ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा इक्विलिब्रियम पे। मान लेते हैं कि फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट बराबर स्पीड पे बढ़ जाएगा या तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट पे कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। ठीक है, जितनी तेजी से ये इसमें कन्वर्ट होगा उतनी तेजी से ही इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बस इतना ही होगा। रिएक्शन का रेट डबल हो गया, लेकिन फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट अभी बराबर है। तो प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। डेल्टा एन क्या है, 0। सेकेंड केस लेते हैं जहां पे PCl5 डिकम्पोज हो रहा है PCl3 और Cl2 में। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पे क्या है, बराबर है, बट डेल्टा एन यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोडक्ट में गैसियस मोल्स कितने हैं, 2, और यहाँ पे गैसियस मोल्स कितना है, 1। तो 2 - 1 आंसर क्या आ गया, 1। तो डेल्टा एन अगर ग्रेटर देन 0 है, अब सोचिए कि मैं इस कंडीशन पे हाई प्रेशर लगाता हूं तो हाई प्रेशर रिएक्शन को कहां ले जाएगा, हाई प्रेशर जो है वो उस तरफ भागेगा रिएक्शन को लेके जहां डिक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है। या 2 मोल की वॉल्यूम ज्यादा होगी, 1 मोल की कम होगी, तो रिएक्शन पीछे की तरफ भागेगी। तो हाई प्रेशर विल फेवर बैकवर्ड रिएक्शन एज इट प्रोसीड्स बाय डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो या तो आप मोल से वॉल्यूम निकाल लो या डेल्टा एन की वैल्यू याद कर लो, दोनों में से कोई एक चीज आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर डेल्टा एन जब ग्रेटर देन 0 है तो हाई प्रेशर विल फेवर बैकवर्ड रिएक्शन, या फिर आप समझ लो डिक्रीज इन वॉल्यूम कहां हो रहा है। दूसरा केस, अगर मुझे इंक्रीज इन वॉल्यूम करना है, मान लीजिए मुझे डिकम्पोजिशन फेवर करना है, मुझे PCl5 का डिकम्पोजिशन फेवर करना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे फॉरवर्ड रेट बढ़ाना है। फॉरवर्ड रेट में क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा, कम। इनवर्स वेरिएशन में है तो प्रेशर यहाँ पे कम कर दीजिए। तो लो प्रेशर विल फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन एज इट प्रोसीड्स बाय इंक्रीज इन वॉल्यूम, यानी कि डिसोसिएशन ऑफ PCl5। तो क्वेश्चन ये आएगा, बताइए इस रिएक्शन में मुझे डिसोसिएशन ऑफ PCl5 फेवर करना है तो मैं क्या करूं। तो प्रेशर को लेके बात कर सकते हो, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। अगर ये एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक है तो पीछे वाला पॉइंट लगाइए। कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाइए, इनकी कम करिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फॉरवर्ड रेट, बैकवर्ड रेट, तीनों फैक्टर्स को लगा के सोच सकते हो। लेकिन अभी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर आपको क्या करना है, हाई प्रेशर मेंटेन करना है। अगर आप इसके डिकम्पोजिशन को कम करना चाहते हैं और अगर बढ़ाना है तो फिर आप इसमें प्रेशर को डिक्रीज कर दीजिए। इतनी बात क्लियर है। तो अब आता है केस 3। केस 3 के अंदर यहाँ पे मोल 4 हैं और यहाँ मोल 2 हैं।
तो ओवरऑल डेल्टा एन आप निकालोगे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट तो नेगेटिव में आएगा, डेल्टा एन लेस देन जीरो, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। अब मुझे अमोनिया की फॉर्मेशन अगर बढ़ानी है तो मैं क्या करूंगा, डिक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है तो हाई प्रेशर विल फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बिकॉज इट प्रोसीड्स बाय डिक्रीज इन वॉल्यूम, या यूं कह लीजिए कि यहाँ पे डेल्टा एन अगर नेगेटिव है तो हाई प्रेशर आपका फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा, दोनों में से कोई भी बात याद कर लीजिए। और अगर बैकवर्ड रिएक्शन में आप फेवर करना चाहते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया तो क्या करना पड़ेगा, लो प्रेशर, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ानी है तो प्रेशर को लो कर दीजिए, तब आप उस तरीके से यहाँ पे ये इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा तो बैकवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड। देन कैटलिस्ट का रोल आता है। कैटलिस्ट का रोल ये है कि नो इफेक्ट ऑन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से जल्दी अटेन हो जाएगा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और कैटलिस्ट क्या करता है, बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को एक ही स्पीड पे बढ़ा देता है। जब एक ही स्पीड पे बढ़ाएगा तो यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट तो फिर भी बराबर रहेगा, तो इक्विलिब्रियम तो मेंटेन्ड है आपका। इक्विलिब्रियम अगर आपको बिगाड़ना है तो एक रेट बढ़ा दो, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, और अगर ऐसा करना है तो उसके लिए हम आगे वाले फैक्टर्स को, ये पीछे वाले फैक्टर्स हैं उनमें से एक को यूज कर सकते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन्स में बहुत आता है, बड़े ध्यान से समझना जो बातें मैं यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ। अगर डेल्टा एन जीरो है तो डेल्टा एन जीरो के आपने ये वाला केस पढ़ा है, ठीक है, इसको ध्यान में रखो। अगर डेल्टा एन जीरो है तो आप इसमें इनर्ट गैस ना, व्हाट डू यू मीन बाय इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन से मतलब नहीं है, आप उनको यूज कर सकते हैं, बट ऐसी गैस कोई भी डाल दीजिए जो इनमें से किसी से भी रिएक्ट ना करे या इनमें से किसी से भी रिएक्ट ना करे, उसको कहेंगे इनर्ट गैस। मतलब जो इनसे रिएक्ट ना करे तो वो क्या होगी, इनर्ट। तो इनर्ट गैस आपको यहाँ पे यूज करनी है जो किसी से भी रिएक्ट ना करे, जरूरी नहीं है कि वो हीलियम, नियॉन, आर्गन ही होने चाहिए, कोई भी गैस हो सकती है। तो इस केस में जैसे मैं नाइट्रोजन यूज करूं तो हो सकता है किसी से रिएक्ट ना करे, तो वो नाइट्रोजन मेरे लिए इनर्ट गैस हो जाएगी इस सिस्टम के लिए। तो इन केस देन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट इक्विलिब्रियम विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये बात ध्यान रखना, अगर कांस्टेंट प्रेशर है और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इन दोनों के केस में, हमने यही दो केस पढ़े हैं ना पीछे, HI और NO, तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में यहाँ पे डेल्टा एन अगर जीरो है तो यहाँ पे क्या होगा, इनर्ट गैस हैज नो इफेक्ट, इक्विलिब्रियम वैसे का वैसे ही रहेगा, ना तो फॉरवर्ड रेट बढ़ेगा ना बैकवर्ड रेट बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस अगर डेल्टा एन जीरो है पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये है, और अगर ऐसे कंडीशन है तो इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस आप कर रहे हैं, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है और डेल्टा एन की कोई भी वैल्यू हो, ग्रेटर देन जीरो हो, लेस देन जीरो हो, इज इक्वल टू जीरो हो, कोई मतलब नहीं है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो यहाँ पे डेल्टा एन का वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन, इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं है। तो आखिर इनर्ट गैस का इफेक्ट होगा कब, वो समझ लीजिए। इनर्ट गैस का इफेक्ट आपका होगा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर आप कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया तो कोई भी डेल्टा एन की वैल्यू कोई मतलब नहीं है, डेल्टा एन जीरो है और ये दोनों कांस्टेंट है तो भी कोई इफेक्ट नहीं है। तो इफेक्ट कब हो रहा है, जब कांस्टेंट प्रेशर है और ये कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस आप ऐड करो, अगर डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो है तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा, और अगर डेल्टा एन लेस देन जीरो है तो बैकवर्ड रिएक्शन आपका फेवर होना है।